हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन अबाउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो कि प्लेनर रीजन क्या होता है। सबसे पहले तो समझो प्लेन क्या होता है। प्लेन जैसे कि मतलब ये कॉपी है, ये कॉपी कॉपी का ये पेज, तो इसको हम प्लेन बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये प्लेन है। ठीक। और प्लेन मतलब जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो। ठीक। ब्रेथ हो, हाइट हो, लेंथ हो। ठीक है ना। हाइट हो। स्पेस क्या होता है? स्पेस मतलब जो 3D डायमेंशन में बना फिगर होता है उसको स्पेस बोलते हैं। और प्लेन बोलते हैं जिसमें लेंथ ब्रेथ हो। मतलब दो ही चीज़ें होनी चाहिए, या तो लेंथ और ब्रेथ हो, या ब्रेथ और हाइट हो, या लेंथ और हाइट होनी चाहिए। ठीक है ना। और इस प्लेन को हम प्लेनर रीजन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि पेज हो गया प्लेनर रीजन। ठीक। ब्लैक बोर्ड हो गया। ठीक है ना। तो जैसे पेपर है, अपना पेपर, तो पेपर क्या माना जाएगा? प्लेन। ठीक है ना। तो टू डायमेंशन से मिलकर के बना हुआ फिगर, मैंने लिखा भी है, टू डायमेंशन से मिलकर बना हुआ फिगर को हम क्या कहते हैं? प्लेनर रीजन कहते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या है? इन अ प्लेनर रीजन ऑक्यूपाई स्पेस बाय क्लोज्ड फिगर मेजरमेंट। प्लेन प्लेनर रीजन में, प्लेनर रीजन रीजन कैसा होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। उस प्लेनर रीजन में कोई भी ऐसा फिगर जो क्लोज्ड हो। ठीक। जैसे ये फिगर है, चारों तरफ से बंद है। ये फिगर है, चारों तरफ से बंद है। ये फिगर चारों तरफ से बंद है। लेकिन ये फिगर देखो, तीन साइड से बंद है। ये फिगर भी देखो क्लोज्ड नहीं है। तो ये जो फिगर है जो चारों तरफ से बंद है, ये वाला फिगर, ये तो जब इसको नापोगे ना, इसको, ठीक, तो इसका जो मेजरमेंट है, ठीक है ना, इसका जो माप है, मेजरमेंट है, वो क्या कहलाएगा? वो एरिया कहलाएगा। ठीक है ना। क्लोज्ड फिगर कहाँ बना होना चाहिए? प्लेनर रीजन में। प्लेनर रीजन में अगर कोई क्लोज्ड फिगर बना हुआ है, ठीक, तो वो जो स्पेस घेरता है उसको हम एरिया कहते हैं। ठीक। हम देखो, बना तो ये भी प्लेनर रीजन में ही है। ठीक। लेकिन और ये भी देखो, थोड़ा सा ये स्पेस घेर रहा है यहाँ पर, ये स्पेस घेर रहा है, लेकिन ये कहाँ तक घेरेगा ये पता नहीं। क्योंकि ये एक साइड में ओपन है ना, ये एक साइड में ओपन है ना, तो हमें ये नहीं पता कि ये स्पेस मतलब ये कहाँ तक जगह घेरेगा। तो इसलिए हम इसको एरिया नहीं बोल सकते, इसको भी नहीं बोल सकते। ठीक है ना। और फॉर अ ओपन फिगर वी कांट से अबाउट एरिया। मैंने लिखा भी हुआ है कि फॉर ओपन फिगर वी कांट से अबाउट एरिया। अगर कोई फिगर ओपन है तो हम उसके एरिया के बारे में नहीं कह सकते। नीचे भी लिखा है हमने, क्यों नहीं कह सकते? वाई बी से अगेन एंड अगेन प्लेनर रीजन, मतलब हम बार बार प्लेनर रीजन क्यों कह रहे हैं? ठीक है ना। जैसे कि हमें एक बोतल, जैसे ये एक बोतल है, ठीक है ना, तो इस बोतल पे हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल जैसे बना दे रहे हैं। मान लीजिए ट्रायंगल बना दे रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रायंगल। ठीक। तो देखो, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जगह तो ये भी घेर रहा है। देखो, ये जगह तो ये भी घेर रहा है, एरिया तो इसका भी है, ऐसा नहीं कि एरिया इसका नहीं है। ठीक। लेकिन हम इस चैप्टर में जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, हम उसकी बात कर रहे हैं। चूंकि ये 3D फिगर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखो इधर जा रही है, ठीक, ये इधर जा रही है साइड, ये इधर जा रही है, तो ये क्लोज्ड फिगर टाइप से नहीं, तो एरिया तो ये भी घेर रहा है। ठीक। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लेन फिगर की। ठीक। जैसे फुटबॉल पे है, फुटबॉल बना हो, फुटबॉल पे हम एक ट्रायंगल बना दें, फुटबॉल पे एक ट्रायंगल बना दें। ठीक। तो एरिया तो है इस एरिया इसमें, बट प्लेनर नहीं है। रीजन कैसा है? रीजन प्लेन नहीं है। ठीक। तो हम इस चैप्टर में
प्लेनर रीजन में बने हुए क्लोज्ड फिगर में जो एरिया आता है हम उसकी बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये है, ये मैंने बनाया कि ये प्लेनर रीजन नहीं है तो एरिया तो ये भी घेर रहा है, लेकिन इस एरिया की बात हम लोग छोटे क्लासों में नहीं कर सकते, 9th क्लास में नहीं कह सकते। ये MSc BSc जब पढ़ोगे आगे जा कर के तब उस हायर स्टडीज़ में आती है। ठीक, ये इसका एरिया निकालना हायर स्टडीज़ में, तुम्हारे छोटे क्लासों में नहीं है। ठीक है ना, तो हम इस चैप्टर में इसीलिए हम बार बार क्या कह रहे हैं, प्लेनर रीजन कह रहे हैं। रीजन कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिखा भी है बट वी रीड हेयर ओनली प्लेनर रीजन। ठीक, आर अदरवाइज इट बिकम हायर क्लास स्टडी, अदरवाइज ये बड़े क्लासों की स्टडी जैसा हो जाएगी। और तुम्हें बताया भी गया होगा कि एरिया जो होता है उसकी यूनिट कैसी होती है, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, मीटर स्क्वायर होती है, किलोमीटर स्क्वायर होती है। ठीक, ये आती कैसे है, तो उसके लिए समझो कि देखो हम लोग क्या करते हैं, लेंथ जो होती है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट, उसको हम या तो सेंटीमीटर में या मीटर में या इंच में या फीट में नापते हैं। अब जब हम लोग क्या नाम एरिया निकालते हैं तो एरिया में क्या होता है, या तो लेंथ ब्रेथ लेते हैं, ठीक, या ब्रेथ हाइट लेते हैं या लेंथ हाइट लेते हैं। ठीक, मतलब कोई दो ही चीज़ें तो लेते हैं, लेंथ ब्रेथ लेंगे या तो हम, या लेंथ हाइट लेंगे या ब्रेथ हाइट लेंगे। तो लेंथ भी मीटर में होती है, ब्रेथ भी मीटर में होती है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर की पावर यहाँ पे क्या मानी जाती है 1, इसकी भी पावर 1, तो पावर पावर जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसी तरह सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर यहाँ पे 1, इसकी पावर 1, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये मिलीमीटर। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर इसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, 2 होती है। स्क्वायर यूनिट में पावर क्या होती है बेटा, 2 होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूक्लिडियन एरिया ऑक्जिम। सबसे पहले जानो कि यूक्लिडियन कौन है। यूक्लिडियन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे, बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे, और ये 14वीं 13वीं शताब्दी में रहे। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैथ में ऐसी चीज़ों पे ऐसी चीज़ों का कलेक्शन किया। ठीक, ऐसी चीज़ें बताई जो हम लोग जानते तो पहले से थे, लेकिन हमने उनको कभी कहा नहीं, मतलब हमने उन चीज़ों को कभी कहा नहीं, हम यूज़ तो करते थे। ठीक, जैसे हम लोग जैसे एक रोटी है, एक रोटी, ठीक, एक रोटी है, तो इस रोटी को मम्मी बचपन में क्या करती हैं, मम्मी बचपन में अगर 2 भाई हैं और एक ही रोटी है तो मम्मी इसको बीच से ऐसे मोड़ देती थी ऐसे, और बीच से तोड़ देती थी। तो यूक्लिडियन ने कहा कि अगर 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 किसी सर्किल के, इसको उन्होंने सर्किल बोला, अगर किसी सर्किल के बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ की जाए तो ये लाइन जो है इस सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। देखो ये बात तो हम लोगों को पहले से पता थी, लेकिन हम बस यूज कर रहे थे, कह नहीं रहे थे। तो यूक्लिडियन ऐसे हैं तो इन्होंने पहली बार इन सारी चीज़ों पे डिस्कस किया है। ठीक है ना, तो ये एक मैथमेटिशियन थे, ठीक, जिन्होंने ज़्यादातर काम किया है ज्योमेट्री पे। ठीक, और जो पॉइंट्स इन्होंने खोजे हैं उसी को हम यूक्लिडियन कहते हैं, जो जो पॉइंट्स इन्होंने बोले हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, यूक्लिडियन कहते हैं। अब इसी में हम बात करें ऑक्जिम की। ऑक्जिम क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होता है, थ्योरम क्या होती है। ऑक्जिम मतलब बेटा ऐसी चीज़ें जिन्हें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना, ऑक्जिम ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे 1 + 1 कितना होता है, 2। कोई नहीं कहता तुमसे कहो प्रूफ करो, है ना, कभी कोई कहता है कि प्रूफ करो कि 1 + 1 2 ही होता है। ठीक है ना, और जैसे हमने ये ऐसे खींच दिया ऐसे, ठीक, पॉइंट बना दिया यहाँ पे, तो कहीं प्रूफ करो ये पॉइंट है, ऐसा नहीं कहता। ठीक, हमने ये खींच दिया ऐसे करके, कहीं नहीं प्रूफ करो ये लाइन है, ऐसा नहीं कहता कोई। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ें जिनके लिए प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती हम एज इट इज़ यूज करते हैं। ठीक है, जैसे रोटी वाली बात बताई हमने, किसी सर्किल को अगर किसी सर्किल के बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो उस सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है ना, और या तो जैसे मान लीजिए एक तराजू टाइप का मान लो, तराजू, ठीक, एक तराजू है,
इसमें भी सामान रखा है, यहाँ पर भी सामान रखा है। ठीक, तो हम क्या करें, इस तराजू, अभी ये तराजू इक्वल स्टेट में है, मतलब बराबर बराबर दिखा रहा है, बिल्कुल ना इधर झुका है ना इधर झुका है। अब इधर हम 10 ग्राम इधर कम कर दें, 10 ग्राम इधर कम कर दें, तब भी क्या होगा, तराजू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तराजू वैसे ही रहेगा। इसका मतलब अगर तुम किसी दोनों साइडों में कुछ कुछ कम कर दो या कुछ कुछ जोड़ दो तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ऐसी बातें ऑक्जिम कहलाती हैं। और ऑक्जिम देखा जाए तो ऑक्जिम का यूज ज़रूरी नहीं कि मैथ में ही हो, इसका यूज मैथ के अलावा साइंस, हिंद और सोशलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जहाँ पर भी कॉमन है यूज होते होता है। लेकिन पॉस्टुलेट क्या है, पॉस्टुलेट बेटा ये है कि पॉस्टुलेट का यूज ज़्यादातर हम ज्योमेट्री में करते हैं। किस में करते हैं, ज्योमेट्री में। ठीक, तो ऑक्जिम और पॉस्टुलेट ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई इनका प्रूफ नहीं मांगता। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं थ्योरम क्या होती है। थ्योरम, थ्योरम को बेटा बेटा प्रूफ करने के लिए क्या होता है, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें वो चाहिए, मतलब थ्योरम को प्रूफ करना पड़ता है। ठीक, और किसकी मदद से प्रूफ होता है, ये ऑक्जिम की मदद से और पॉस्टुलेट की मदद से, इनकी मदद से थ्योरम प्रूफ की जाती है। ठीक, अब इसी में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ पॉस्टुलेट क्या होता है, डोमिनेंस ऑफ पॉस्टुलेट क्या होता है, पॉस्टुलेट ऑफ एडिटिविटी क्या होता है, एडिटिविटी क्या होता है, कॉन्ग्रेंस पॉस्टुलेट क्या होता है। ठीक, इन सब पॉइंट्स के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ पॉस्टुलेट वो क्या है, तो एक लाइन में लिखा है फॉर एवरी पॉलीगन पी लाइंग इन अ प्लेन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई क्लोज फिगर है, ठीक, कहाँ, एक प्लेन रीजन पे, प्लेन रीजन पे एक क्लोज्ड फिगर बना हुआ है, तो बेटा उसका एरिया 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, अरे कोई फिगर बना हुआ है क्लोज्ड फिगर, तो उसका एरिया कम हो सकता है, कम से कम हो सकता है। जैसे ये है, इसका कुछ कम होगा, इसका और भी कम, इसका और भी कम, इसका और भी कम, यहाँ तक कि ऐसे बना दे हम ऐसे, तब भी इसका कुछ ना कुछ एरिया है। समझ में आई बात। तो अगर कोई पॉलीगन है, ठीक, क्लोज्ड फिगर है, तो उसका एरिया यहाँ पे लिखा है ए आर, ए आर का मतलब होता है एरिया, एरिया ऑफ पी ग्रेटर देन 0, आर इजक्वल टू 0, इजक्वल टू 0 कब, जैसे मान लीजिए पॉइंट होता है ना, पॉइंट, पॉइंट में हम ये मानते हैं कि ना उसकी लेंथ होती है, ना उसकी ब्रेथ होती है, ना उसकी हाइट होती है, तब उस केस में बहुत 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 छोटा पॉइंट है, अगर क्लोज फिगर है तो उसका एरिया उस केस में 0 हो सकता है। वरना कहने का मतलब इनका यही है कि एरिया हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखा भी कि एक क्लोज्ड फिगर इन अ प्लेन रीजन, अगर कोई प्लेन पे कोई क्लोज्ड फिगर बना है तो मस्ट हैव एन एरिया, उसका एरिया ज़रूर होगा। और नोट में हमने क्या लिखा है कि नॉर्मली एरिया विल बी पॉजिटिव ऑलवेज, कभी भी ये नहीं कह सकते कि उसका एरिया कितना है। जैसे कहें कि उसका ज़मीन का या खेत का एरिया कितना है, या किसी भी चीज़ का एरिया, तो ऐसा नहीं कहते कि -5 मीटर स्क्वायर है, -7 मीटर स्क्वायर है, या -5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो माइनस में नहीं होता, एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डोमिनेंस पॉस्टुलेट क्या होता है। डोमिनेंस डोमिनेंट पॉस्टुलेट क्या होता है, ठीक है ना। जैसे एक बड़ा सा हमने फिगर बनाया, उस फिगर के अंदर एक छोटा सा फिगर बना दिया, तो इस बड़े वाले फिगर का नाम है R1 और इस अंदर जो फिगर बना हुआ है R2। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इस बड़े वाले फिगर की बात करें, बड़े वाले टोटल बड़े वाले R1, जिस ये पूरा है R1, R2 क्या है, इसके अंदर का हिस्सा है। तो अगर हम कहें कि एरिया ऑफ R1, पूरे R1 का एरिया इस R2 के एरिया से क्या होगा, ज़्यादा होगा। भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सामने ही दिख रहा। ये तो कोई भी बिना पढ़ा लिखा आदमी भी कह देगा हाँ सर कि ये पूरा बड़ा है,
ठीक, और उसके अंदर ये छोटा सा पार्ट पड़ता है, तो जाहिर सी बात R1 का एरिया क्या होगा, इससे तो ज़्यादा ही होगा, है कि नहीं। अब कोई ये नहीं कहेगा नहीं प्रूफ करो, ठीक। तो ये देखा जाए क्या है, ये एक तरह की पॉस्टुलेट है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सामने दिख रहा है कि भाई ये बड़ा है और ये उसके अंदर पड़ता है, तो जाहिर सी बात ये छोटा होगा, ठीक। तो एरिया ऑफ R1 इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ R2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R2 इज सबसेट ऑफ R1। अब यहाँ पे एक ये जो साइन बना है, इसका मतलब होता है सबसेट। सबसेट क्या मतलब क्या है, अब जैसे मान लो जैसे सेट ए है, सेट पहले समझो कि सेट क्या है। सेट होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स या अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। जैसे सेट ए है, ठीक है, सेट में क्या होता है, सेट में अरेंजमेंट्स ऑफ थिंग्स या कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है सेट का मीनिंग। तो जैसे सेट ए है, ए में क्या है 1 2 3 4 5 6 तक है, 6 नंबर तक है, और एक बी पार्ट है, बी में 1 3 5 है। तो तुम ये देखो कि तुम्हें नहीं लगता कि देखो 1 2 3 इसमें है और 1 2 3 5 इसमें है, ठीक। तो तुम्हें नहीं लगता कि इसमें से ही ये पार्ट उठाए गए हैं, या जो इनके पास हैं इनके पास हैं, लेकिन इनके पास ज़्यादा हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं लगता कि ये बी जो है ए का छोटा सा बच्चा ही हो, ठीक है ना, ये इसके पापा जैसे हों, है ना। तो हम ये कह देते हैं कि ये जो बी है, बी क्या है, सबसेट है। बी क्या है, सबसेट है किसका, ए का, ठीक है ना। तो यहाँ से इसलिए हमने ये थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख दिया ताकि तुम्हें समझ में आए कि सेट और सबसेट क्या होते हैं, ठीक। अब इसी में एक चीज़ और, यहाँ पर जैसे यहाँ पे तो हमने लिख दिया कि एरिया ऑफ R1 इज़ ग्रेटर देन एरिया ऑफ R2। R1 का एरिया R2 से बड़ा है। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि R2 का एरिया R1 के बराबर हो जाए, कभी ऐसा हो सकता है कि R2 का एरिया R1 के बराबर हो जाए। तो हाँ, हो भी सकता है। कैसे, ज़रा एक एग्जाम्पल सोचो। जैसे ये पिज्ज़ा है, ठीक, पिज़्ज़ा का नाम पूरा क्या है, ये R1 है, पिज़्ज़ा का नाम पूरा क्या है, R1 है। अब पहले दिन तुम गए, ठीक, तो तुमने पिज़्ज़ा का इतना हिस्सा खाया, ठीक, ये वाला हिस्सा खा गए, ठीक। दूसरे दिन जाओगे तो तुम्हें ज़्यादा भूख लगी तो उससे ज़्यादा, तो तुम ये थोड़ा सा और खा गए। तीसरे दिन ये 3 पार्ट मिला के खा गए। चौथे दिन तुम सारा का सारा पिज्ज़ा खा गए। तो उस केस में क्या होगा, ज़रा सोच के देखो। पहले दिन तो जब तुमने इतना हिस्सा खाया, इतना हिस्सा, तो R1 बड़ा है R2 से। लेकिन जिस दिन तुम पिज़्ज़ा पूरा का पूरा खा जाओगे, ठीक, तो ये R1 R2 के बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक। भाई है तो ये R2 इसी का हिस्सा, पूरे का नाम R1 था और पूरा ही तुम खा गए। ये R2 ना खा रहे हैं इसको, जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक, खा गए पूरा का पूरा। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, R2 मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो R2 जो है, R2 मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है, R1 के बराबर हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। ये R2 बढ़ कर के, जैसे ये फिगर है, ये R2 बड़ा होकर बड़ा होकर बड़ा होकर पूरा का पूरा छाप लेगा इसको, ओवरलैप हो जाएगा उस केस में, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है कि नोट R1 कैन इक्वल टू R2 कैन इक्वल टू R1, इन दैट केस दे विल ओवरलैप टू ईच अदर। R2 R1 के बराबर हो सकता है, लेकिन उस केस में क्या होगा, उस केस में वो उसको ओवरलैप कर जाएगा। बात समझ में आई, ओवरलैप कर जाएगा। तो उस केस में तब हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ R1 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू एरिया ऑफ R2, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने फिर से, अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पे छोटी सी बात बता दी। पहले सेट वेट चलते थे 9th क्लास में, अब नहीं चलते। तो अगर इसमें थ्योरी में दिया है ना, आज हमने कहा था कि किताब का वो पहला हिस्सा पढ़ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें दी हैं, तो तुम्हें शायद समझ में ना आया अच्छे से, इसलिए मैंने ये सब बनाया। तो एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक। जैसे ए है, ए, तो ए 1 2 3 4 है,
ठीक। तो ए क्या है, खुद का भी सबसेट है। समझ में आई बात। जैसे मैं हूँ, ठीक, तो मैं क्या हूँ, मैं अपने बराबर हूँ कि नहीं हूँ। अब ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़रा कंफ्यूज होने लगो तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक। जैसे मैं हूँ, कहूँ कि मैं मनमोहन के बराबर हूँ, ठीक। तो मैं मतलब हम, मनमोहन मेरा नाम है, तो मैं अपने बराबर हूँ कि नहीं हूँ। तो एक सेट किसके बराबर हो सकता है, अपने के बराबर। एक सेट खुद का भी सबसेट हो सकता है। ये मैथ है, थोड़ा सा जब ज़्यादा बड़े हो जाओगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक। अभी यहाँ पे एक बात इतनी याद रखो कि कोई सेट खुद का सबसेट हो सकता है। इसको हम लिख सकते हैं, कोई सेट अपने बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने लिखा है कि ए है 1 2 3 4, तो ए किसका सबसेट है, ए अपना ही सबसेट है, खुद का ही सबसेट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूनियन की। एक टर्म आएगा यूनियन, यूनियन को ऊपर यू बनाते हैं ऐसे करके, और ये नीचे जो बनाते हैं उसको कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है ना। ये इंटरसेक्शन है। तो जैसे कि यहाँ पे तुम देखो, ये एक बड़ा सा रीजन बना हुआ है, इसका नाम R1 है, और उसके अंदर एक फिगर बना हुआ उसका नाम R2, और बाहर एक फिगर बना हुआ है R3। तो अगर हम कहें कि R1 यूनियन R2, R1 यूनियन, नहीं, सबसे पहले देखो, अगर हम कहें R1 यूनियन R3, तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 और R3 को जोड़ना। अभी इन दोनों में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों अलग अलग है ना। तो R1 और R2 का यूनियन, R1 और R3 का यूनियन निकाला जा सकता है, क्योंकि दोनों में कोई कुछ भी कॉमन नहीं है। तो R1 यूनियन R3 का मतलब हो गया कि R1 और R3 को जोड़ना, ठीक। लेकिन यहाँ पर तुम ये नहीं कह सकते कि R1 यूनियन R2, ये इस लाइन में है। क्यों, क्योंकि यूनियन हम तभी निकालते हैं जब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। भाई R1 के अंदर ही तो R2 पड़ रहा है, तो अगर हम R1 में R2 जोड़ देंगे तो ये तो डबल बार रिपीट हो जाएगा। इसलिए कभी भी R1 और R2 का यूनियन नहीं निकाल सकते। समझ में आई बात। इंटरसेक्शन क्या होता है, R1 और R2 का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है। तो R1 पूरा बड़ा है, पूरा बड़ा पार्ट है, और R2 क्या है, इसके अंदर पड़ता है। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, जो दोनों का कॉमन हो। R1 का भी कॉमन R2 ही है, और R2 का भी कॉमन R2 ही है। तो R1 इंटरसेक्शन R2 का क्या आएगा, R2 ही आएगा, ठीक। ये चीज़ें बस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे 9th क्लास में इतनी आसानी से चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है। जब ज़्यादा बड़े हो जाओगे तो समझ में आएगी, लेकिन दिया था तो हमने कहा ठीक है भाई, बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। अब हम थर्ड पे बात करते हैं, पोस्टुलेट ऑफ एडिटिविटी। ये क्या है, जैसे कि कोई एक फिगर दिया हुआ है, ठीक, और ये लाइन ड्रॉ की गई है, जैसे रेक्टेंगल ही मान लो। तो इधर वाला फिगर का नाम, इधर वाले एरिया का नाम हमने A1 रख दिया, इधर वाले का नाम हमने A2 रख दिया, और इस टोटल का नाम, इस पूरे फिगर का नाम हमने A3 रखा। क्या रखा, A3 रखा, ठीक। तो टोटल एरिया क्या है, A3 है। तो A3 का मतलब A1 प्लस A2, ठीक है ना। हम यहाँ पे जैसे हम निकालें A1 यूनियन A2, जैसे हम A1 यूनियन A2 निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि A1 में और A2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जिसमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो उसका हम यूनियन निकाल सकते हैं। तो A1 अलग पार्ट है ये, और A2 देखो ये अलग पार्ट है, तो इनका A1 और A2 का यूनियन निकाला जा सकता है। तो इस केस में इसका मतलब होगा इन दोनों को ऐड करना, और अगर इन दोनों को ऐड कर दिया इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, A3 की बात कर रहे हैं। तो टोटल एरिया है A3, और A3 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2, या हम इसी को कह सकते हैं कि एरिया ऑफ यूनियन A2, एरिया ऑफ A यूनियन A2। यहाँ पे लिखा भी है बिकॉज देयर इज नथिंग कॉमन इन A1 एंड A2। अगर हम A1 इंटरसेक्शन A2 की बात करें, A1 और A2 का इंटरसेक्शन निकालो, तो इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन तो तभी निकाला जाता है जब दोनों में कुछ कॉमन हो। तुम देख रहे हो कि इनका एरिया अलग है, इनका एरिया अलग है, दोनों का आपस में कोई लेना देना तक नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? कुछ भी नहीं है। ना ही इनका एरिया इनके अंदर आता है, ना इनका एरिया इनके अंदर आता है। तो क्या होगा कि A1 इंटरसेक्शन A2 इस केस में क्या होगा? 0 होगा। अब लास्ट पॉइंट ये पढ़ लो, पोस्टुलेट ऑफ कॉन्ग्रेंस। पोस्टुलेट ऑफ कॉन्ग्रेंस, ठीक। जैसे कि R1 फिगर है, ये R1 फिगर है, ऊपर ये बना हुआ, ठीक, और ये नीचे R2 बना हुआ है, ठीक है ना। ये ऊपर वाला ये R1 है, ठीक, और ये R2 है, ठीक। और ये दोनों फिगर क्या है? कॉन्ग्रेंट हैं। कैसे हैं? कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट मतलब जो एक दूसरे को ढक लें पूरी तरह से, ये दोनों बिल्कुल कॉन्ग्रेंट हैं। जैसे ये भी 1 रुपए का सिक्का और ये भी 1 रुपए का सिक्का है, एक ही साल के बने हुए, ठीक। कॉन्ग्रेंट का मतलब ऐसा होता है। तब उस केस में अगर कोई दो फिगर कॉन्ग्रेंट हैं तो बेटा याद रखो कि उनका एरिया हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ये एक रिजल्ट है जो आगे चल के यूज होगा। इफ टू फिगर आर कॉन्ग्रेंट देन द एरिया ऑफ बोथ फिगर आर इक्वल। ये याद रखना, एरिया ऑफ R1 इक्वल टू एरिया ऑफ R2, एरिया ऑफ R1 इक्वल टू एरिया ऑफ R2, ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा फिगर ऑन द सेम बेस, फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक। अगर हमें ये पता करना हो तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कॉमन साइड्स, पहला पॉइंट। दूसरा, वर्टेक्स अपोजिट टू कॉमन बेस लाई ऑन द लाइन पैरेलल टू द बेस। अब तुम्हें यहाँ पे ये देखना है कि मतलब इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो फिगर्स हैं वो क्या सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखना बेटा, ये देखो ये फिगर, ये ACD, ठीक, ये वाला, ये जो ट्रायंगल है, ठीक, इसका भी बेस क्या है? CD है। और जो ये फिगर है CM, रख दो इसका नाम CMD, ये भी क्या है? इसका भी बेस कितना है? CD है। तो इसका भी वर्टेक्स कहाँ पड़ रहा है? इस पैरेलल लाइन के बीच में। और इस वाले ट्रायंगल का भी वर्टेक्स कहाँ पड़ रहा है? इस पैरेलल लाइन के बीच में। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है बेटा, ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। तब हम कहेंगे कि ये दोनों फिगर क्या हैं? ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ये दोनों फिगर जो ये दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल कौन से? ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ACD कहा तो MCD, ट्रायंगल MCD यहाँ पे। तो ये बोथ फिगर कहेंगे कि बोथ फिगर आर लाई बिटवीन सेम बेस, बोथ फिगर आर लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। अब जैसे इस फिगर की बात करते हैं बेटा, इस फिगर की, इस वाले फिगर में, तो सबसे पहले देखो ये क्वाड्रिलेटरल टाइप का लग रहा है। जैसे देखो, जैसे ये फिगर यहाँ से ऐसे बना दो, ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये भी देखो क्वाड्रिलेटरल कहाँ पड़ रहा है? ये भी क्वाड्रिलेटरल का बेस क्या है? RS है, ठीक। और देखो हम लिख रहे हैं सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल लिख रहे हैं PTSR, और क्या पढ़ रहा है ये? QUSR। तो ये दोनों जो फिगर हैं, ठीक, एक तो ये फिगर हमने बना दिया ऐसे, ठीक, और एक ऐसे उंगली इधर रखो, इधर ये वाला फिगर, ये फिगर यहाँ पे ये वाला, ठीक। तो कहाँ पे है? देखो सेम बेस पे हैं और बिटवीन कहाँ है? सेम पैरेलल लाइन। क्यों? क्योंकि देखो इस फिगर के भी वर्टेक्स यहाँ पे, ये देखो वर्टेक्स यहाँ पड़ रहे हैं, और इस फिगर के भी वर्टेक्स कहाँ पड़ रहे हैं? यहीं लाइन पे ही पड़ रहे हैं। तो इन दोनों फिगर को भी हम क्या कहेंगे? कि फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ठीक। अब जैसे इस फिगर की हम बात करते हैं बेटा, इस फिगर की, तो इस फिगर में देखो ये फिगर बना हुआ है जैसे NOMNO, इसका बेस तो NO है,
ठीक, यहाँ पे देखो MNO, एंड क्या है NPO, NPO। इसकी हम बात करें तो MNO में NO क्या है, NO, NO, NO जो है सेम बेस है। यहाँ पर भी हम इसको भी ऐसे ही लिखते PNO, PNO। तो यहाँ पर भी क्या है बेटा, NO क्या है, NO सेम बेस है। ठीक, लेकिन बिटवीन सेम पैरेलल नहीं है, क्योंकि इसका वर्टेक्स देखो इस लाइन पे पड़ रहा है, बिटवीन पैरेलल लाइन, लेकिन इसका वर्टेक्स कहाँ पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। अगर ये भी P यहाँ पे होता तब ये दोनों फिगर क्या माने जाते हैं, बोथ फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। इस तरह से इसको, इस फिगर को भी देख लो, इसका हमने नाम नहीं रखा तो रख लो MN, ठीक, OPQRS, ठीक। अब यहाँ पे तो तुम देख ही सकते हो कि MN इनका बेस है और इनका बेस क्या है, QR है, ठीक। और ना ही जो है ना ही सेम बेस है और ना ही बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। और उस तरीके से इस फिगर को भी देख लो, इस फिगर में इसका बेस ये है, इसका बेस ये है, ठीक, और पैरेलल लाइन ये है, ये वाली, ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन। तो ये फिगर है एक और एक ये फिगर है, तो इन दोनों फिगरों का भी सेम बेस पे नहीं बने हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइनों के बीच में भी नहीं है। तो ये बेटा था इंट्रोडक्शन वीडियो, जो कि हमने थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझाया। और बेटा देखो, हम अपने मोबाइल से ये वीडियो बनाते हैं और करीब 31 मिनट 32 मिनट का वीडियो हो गया है। विश्वास मानो इसे अपलोड होने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे, और कम से कम इसमें 1.5 GB डाटा या 2 GB डाटा जाएगा। ठीक, तो इतनी मेहनत से हम इस वीडियो को बनाते हैं, ठीक, इसलिए कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा बेहतर समझ में आए। ठीक है, और अपने पास कोई स्टूडियो तो है नहीं जहाँ पे एडिटिंग करें, वो सब उन लोगों के अलग अलग चैनल होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे सारी इतनी व्यवस्था होती, लाखों रुपए का सेटअप होता है। तो हम लोग तो छोटे लोग हैं, हमें तो केवल तुम्हें पढ़ाना है, तुम्हारे साथ जुड़ना है, एंजॉय करना है, ठीक, जब तक लॉकडाउन चल रहा है। और कोशिश करेंगे कि हम भी आगे चल के जो है एक स्टूडियो टाइप का बनाएं, क्योंकि आगे आने वाला समय ऑनलाइन स्टडी का ही है। तो हम तुम बच्चों से ये कहेंगे कि बेटा इस वीडियो को देखो, समझो, और अगर एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार देखो, ठीक है ना। जो पॉइंट समझ में ना आया उसे बार बार सुनो। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर आप क्या कहना चाहते थे, उस जगह पे, उस पॉइंट पे हमें समझ में नहीं आया। ठीक बेटा, पूछना ज़रूर, पूछने की आदत डालो। पूछोगे जब हमसे तभी हम तुम्हें समझा पाएंगे। और वैसे ये तो बेसिक था, अब जब थ्योरम चालू होंगी और उसमें अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो पक्का 100% कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करो, सर मुझे इस लाइन में, इस वाली लाइन में मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। और चाहो तो तुम हमें कॉल भी कर सकते हो, ठीक है ना, सबके पास हमारा नंबर है ही है, ठीक है ना। और दूसरी बात हम कहेंगे कि बेटा इस चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर तुमने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करना, वो दोस्त जो पढ़ने लिखने वाले हों। जैसे कि अगर तुम 9th सेक्शन A में पढ़ते हो और तुम्हारा कोई दोस्त 9th D में है, ठीक, तो उसको शेयर कर दो, क्योंकि तुम सेम सेक्शन के बच्चे हो, मतलब सेम सेक्शन नहीं, सेम क्लास के बच्चे हो, और दोनों में सेम बुक चल रही हैं। और ये जो हमने बनाया है ये तो दुनिया के सारे बच्चों के लिए है, NCERT क्योंकि हर जगह चलती है। तो हमने ये 9th के लिए पहला वीडियो बनाया और कोशिश करेंगे कि सारे वीडियो हम इसी तरीके से बना के पढ़ाएं। ओके बेटा, थैंक